हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पार्ट 2 करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। आई होप आपको कल वाला पार्ट 1 पसंद आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ cases which I had given you yesterday also, and I had told you that these cases led to the evolution of the basic structure doctrine. ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल से बताता हूँ क्या होता क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। हम तब से पढ़ रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं घर का। एक घर है, घर बनाया, वो 2 BHK घर है जिसमें 2 रूम, 1 हॉल और 1 किचन होगा। ठीक है। अब ये जो बोलना है कि उसमें 2 रूम, 1 हॉल और 1 किचन होगा, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसका घर का। पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसमें? अब बेसिक स्ट्रक्चर उसमें वो चीज होगी, if it is removed from that house then it will create problems, it will create difficulty for the existence of that house. ठीक है। अब जैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने अगर उस घर से, अगर एक आदमी उस घर में रहना है, तो अगर मैं एक रूम हटा दूंगा तो शायद डिफिकल्टी नहीं होगी। एक आदमी एक हॉल, एक रूम और एक किचन में रह सकता है, कोई इशू नहीं है उसको। ठीक है। पर द मोमेंट आई रिमूव किचन फ्रॉम दैट हाउस, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्योंकि किचन इज समथिंग जहाँ से उसको मतलब खाना खाएगा, सब कुछ चीज़ें वहीं से होगा। एक रूम हटा दिया तो प्रॉब्लम नहीं हुई, पर एक किचन हटाया तो शायद एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि किचन एक भी है। तो ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऐसे कोई कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो अगर हम हटा देंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इट विल क्रिएट फॉर दी इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा, उसकी कोई फुटिंग नहीं रह पाएगी। तो इसी इसी थ्योरी के लिए ये सारे केसेस से हमें डील करना है। ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया यार, और बहुत ही सिंपल डॉक्ट्राइन है ये, कोई इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। चलो अब केसेस से डील करते हैं। ठीक है। ये जो पूरी थ्योरी है ना यार, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, इस पूरी थ्योरी में एक लड़ाई चली है, 2 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कौन कौन से पिलर्स? लेजिस्लेचर और दूसरा जुडिशरी। अब कैसे लड़ाई चली है मैं बताता हूँ आपको। हुआ क्या, कमिश्नर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, फर्स्ट केस फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जहाँ से इवोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हुआ, वो ये है। यहाँ पे क्या हुआ, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई आर्टिकल 19(1)(f) को कर्टेल करने के लिए इन्होंने क्या करा था, लोगों की जमीनें लेना शुरू कर दी थी। एंड एन इंडिविजुअल हैड राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 to enforce that right, that they are taking my right to property and I have the right to go to supreme court कि भाई मेरे को बस रिलीफ दे दो, मेरा एक फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोल सकता है। तो ऐसे ही कमिश्नर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पिटिशनर गए और उन्होंने बिहार लैंड रिफॉर्म्स को चैलेंज कर दिया। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि हाँ जी, राइट टू प्रॉपर्टी बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, और कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल करेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ऐसे ही इन्होंने बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ही ये जुडिशरी ने एक लॉ बना दिया, उसके बाद हुआ क्या कि लेजिस्लेचर ने क्या करा, लेजिस्लेचर जल्दी से एक फर्स्ट अमेंडमेंट ले आई 1951 में, और उन्होंने 2 आर्टिकल बनाए और एक शेड्यूल ऐड कर दिया। पहले 8 शेड्यूल थे, फिर 9 शेड्यूल कर दिए। 9th शेड्यूल स्पेशली उन्होंने इसलिए बनाया कि वो कुछ लॉज बनाए जो लैंड रिफॉर्म्स के बनाने हैं उनको, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर लैंड्स जो ऐसी पड़ी हुई हैं, और हमारे पास और कुछ था ही नहीं जहाँ से हम इकोनॉमी जनरेट कर पाते। तो यही था जहाँ से हम कुछ भी कर सकते थे। तो हुआ क्या कि उन्होंने 9 शेड्यूल बनाया कि हम यहाँ पे लॉ पुट कर देंगे, यहाँ पे लॉ डाल देंगे। अब 31A और 31B में क्या लिखा? 31A और 31B में ये लिखा, पहले 31A की बात करते हैं। 31A में बोला, सबसे पहले तो इसको 13 को ओवरराइड कर दिया। पहले ही बोल दिया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13। जो मैंने आपको बताया था, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि मुझे नहीं मतलब 13 में क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा है वो आगे चलेगा। ठीक है, वो फॉलो होगा। तो इन्होंने क्या करा, आर्टिकल 13 को ओवरराइड कर दिया। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई कोई भी लॉ
अगर वो डीपीएसपी जितने भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको इन्फोर्स कर रहा है, उनको आगे लेके जा रहा है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 19। ये लिखा हुआ है क्लॉज 1 में 31A के। ठीक है, कि भाई अगर मैं डीपीएसपी को अटेन करने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ बना रही है विच इज अगेंस्ट दी आर्टिकल्स 14 एंड 19, तो वाइड नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 31A में लिखा, 31B में लिखा, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी ऐसा लॉ जो कि 9th शेड्यूल में डाल देंगे वो वॉइड नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। और दूसरी बात कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल में डाल देंगे हम, वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें बोली गई और कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी, एक स्टोरी की तरह बस समझो। कुछ भी नहीं हुआ, अब एक टसल चल रहा है, लड़ाई चल रही है। पहले जुडिशरी ने बोला कि नहीं नहीं जी आप राइट टू प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आप गलत कर रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर ये लॉ ही ले आए कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है, जब मैं बिल्कुल उन्होंने आर्टिकल 13 को ही लिमिट कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी लेके आए कि भाई हम डीपीएसपी को इन्फोर्स करना है, अब हमें काम तो करना ही है, तो अब ऐसा थोड़ा नहीं है कि हम राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल ना करें, कैसे काम करें फिर। तो इन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आए। अब आगे देखते हैं आगे क्या इवोल्यूशन होता है, अगले केस में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही है और आगे देखते हैं। अब भाई अगला केस है शंकरी प्रसाद दियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हो गया। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 31A 31B और 9 शेड्यूल आए थे, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे लेजिस्लेचर ने। ठीक है, जस्ट टू ओवर रूल दैट जजमेंट कि भाई जहाँ पे ये बोला गया था कि जो पिछली वाली कमेश्वर प्रसाद वाली थी कि नहीं तुम आर्टिकल 19 को कर्टेल नहीं कर सकते। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज कर दिया शंकरी प्रसाद ने कि भाई ये जो लॉ लेके आया लेजिस्लेचर तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है भाई, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो आर्टिकल 13(2), 31A 31B एंड 9 शेड्यूल के बीच में है। कैसे, क्योंकि 13 का क्लॉज 2 जो है ना वो यही बोलता है कि भाई यू कांट मेक एनी लॉ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पर इन्होंने तो बनाया, इन द 31A 31B 9 शेड्यूल बनाया जहाँ पे दे वर टेकिंग आर्टिकल 14 एंड 19। उन्होंने बोला कि भाई डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए even if that law is taking article 14 and 19 that is not void। यही बोला 31 30, तो it is per contra to 13(2)। तो अब कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है कि यार जो तुम बार बार बात कर रहे हो कि आर्टिकल 13(2) वायलेट हो रहा है, 13(2) वायलेट हो रहा है, बोला कि जो लॉ ऑफ अमेंडमेंट है ना, जो तुम अमेंडमेंट करते हो, जो लेजिस्लेचर अमेंडमेंट करता है अंडर आर्टिकल 368, ये बोला फॉल ही नहीं करता है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में फॉल नहीं करता है, तो इसकी वजह से आप ये बोल ही नहीं सकते कि फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होते हैं लॉ ऑफ अमेंडमेंट से। ठीक है, आर्टिकल 13 अगर हम पढ़ेंगे ना तो आर्टिकल 13 में कहीं भी जो उसमें डेफिनेशन दी हुई है क्लॉज 3 में, तो अगर आप लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। बस, उसमें लिखा ही नहीं है अमेंडमेंट। और जब अमेंडमेंट नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट द वर्ड लॉ फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 13। उसमें जब आप फॉल ही नहीं कर रहे हो तो आप इसका मतलब कुछ भी कर सकते हो। यू कैन मेक अ लॉ, मतलब लेजिस्लेचर कैन मेक अ लॉ विच इज curtailing the rights of fundamental rights of individuals। तो इसलिए कोर्ट ने चुपचाप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोला कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेजिस्लेचर ने गलत बना दिया है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला उसको बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। ठीक है, अभी जब कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था कि जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, वो आराम से अपना काम कर सकती थी और वो राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकती थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए और वहाँ पे और लॉज बनाए स्टेट्स के लिए और ज़मीनों के लिए
उनकी ज़मीनें लेते थे और लोगों को दे देते थे कि भाई तुम काम करो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो वो और 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करी और उसमें वो कुछ और लॉज लिए और वो 9th शेड्यूल में डाल दिए। अब अगले केस में क्या होता है, अगला केस सज्जन सिंह है, तो उसमें क्या होता है चलो देखते हैं, पढ़ते हैं उसको। अब सज्जन सिंह केस आ गया। सज्जन सिंह केस आया 1964 में। इसमें दोनों चैलेंज कर दी इन्होंने, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज कर दिया और 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी चैलेंज कर दिया कि भाई दोनों चीज़ें तुम हमारे राइट टू प्रॉपर्टी हमसे कैसे छीन सकते हो। बार बार यही बात हो रही थी। तो अब हुआ क्या कि कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, शंकरी प्रसाद में जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है और जो उसमें थ्योरी दी गई है कि द लॉ ऑफ अमेंडमेंट इज सुपीरियर, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। लॉ ऑफ अमेंडमेंट जो है वो कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन नहीं होती जो आर्टिकल 13 में फॉल कर जाएगी। तो इसलिए आप जब 13 में फॉल ही नहीं करते तो आप लॉ बना सकते हो। और यस, फर्स्ट एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, ये बोला गया। ठीक है, तो अभी तक जो शंकरी प्रसाद से आप देखो कि एक चेंज आना शुरू हो गया है, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि जो अमेंडमेंट हुई है, मतलब आप लेजिस्लेचर को ठीक बोल रहे हो कि गवर्नमेंट को ठीक बोल रहे हो कि नहीं, जो गवर्नमेंट ने बोला वो ठीक बोला। हाउएवर कमेश्वर प्रसाद में उल्टा हुआ था। कमेश्वर प्रसाद ने बोला था कि नहीं, आप राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल नहीं करोगे, सीधा ये बोला था। ठीक है, अब अगला केस करते हैं जो कि गोलकनाथ केस है, उसमें क्या हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने बोल दिया, गोलकनाथ केस 11 जजेस बेंच केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि एक कोई लैंडमार्क केस बताओ जो कि ओवर रूल हो गया हो, तो इसका नाम जरूर बोलना, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक ओवर रूलिंग है, ये समझ लो। सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ, इन्होंने बिल्कुल सब कुछ ही चेंज कर दिया जो तब से चल रहा था ना, वो बिल्कुल बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि इसमें एक तरह से कमेश्वर प्रसाद को अपहेल्ड कर दिया है। वापस से कमेश्वर प्रसाद ऊपर आ गया है, जैसे जहां बोला गया था कि नहीं आप कर्टेल नहीं कर सकते हो आर्टिकल 19 को। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई जो तुम बोलते आ रहे हो शंकरी प्रसाद में और सज्जन सिंह में कि भाई लॉ ऑफ अमेंडमेंट सुपीरियर लॉ, लॉ ऑफ अमेंडमेंट सुपीरियर लॉ, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अमेंडमेंट कोई सुपीरियर लॉ नहीं है। बोला कि तुम्हारे पास पावर तो पता है नहीं तुम्हें कि तुम कहाँ से डिराइव कर रहे हो टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और तुम बोल रहे हो कि सुपीरियर लॉ है। तुमने वहां पे लिखा हुआ है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर कहाँ से आ रही है। एक तो ये बात हुई, क्वेश्चन ये उठा। दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि जो ये जो है अपना लॉ ऑफ अमेंडमेंट, ये आर्टिकल 13(2) में फॉल करता है, और कोई भी ऐसी अमेंडमेंट विच इज टेकिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो इट विल बी वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये गोलकनाथ में बोला गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है दैट इट इज़ अ सुपीरियर लॉ और वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह नहीं है और वो आर्टिकल 13(2) में फॉल ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरी थ्योरी को ही अपसाइड डाउन कर दिया। इन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं, इवन इफ अ लॉ ऑफ अमेंडमेंट इज टेकिंग फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इट विल बी वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इन्होंने क्या करा, फर्स्ट और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इन्होंने क्या करा, ओवर रूल्ड कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये केस है जहां से प्रोस्पेक्टिव रूलिंग आई। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछे, कोई भी पूछे कि प्रोस्पेक्टिव रूलिंग कहाँ से आई थी, तो आप जल्दी से सी गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 इल सुप्रीम कोर्ट 11 जजेस बेंच आपको बोलना है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव रूलिंग मतलब क्या होता है। अब हुआ क्या कि इन्होंने बोल दिया कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या हुआ कि जो जमीनें ली थी लोगों से, उनका राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल करके अब वो वापस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि हम 1967 में हैं और ये प्रोसेस शुरू हुआ था 1950 में, तो 17 साल में पता नहीं कितने लोगों की ज़मीनें ले दी हैं और करी गई हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रोस्पेक्टिव रूलिंग कर दी। इन्होंने बोल दिया कि भाई अब से नहीं करोगे आप, अब तक तो जितनों के ले लिया चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो इन्होंने उनको कंपनसेशन वगैरह दिलाई थी, पर अब से नहीं करोगे। ठीक है, फिर जो पावर की भाई तुम बात कर रहे हो कि लॉ ऑफ अमेंडमेंट एक सुपीरियर लॉ है, तो तुम ये तो बताओ कि पावर कहाँ से है अमेंडमेंट की।
अमेंड कहाँ से कर रहे हो? बोला जहां तक मुझे पता लग रहा है कि 368 में तुमने क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पावर तो है नहीं, तो पावर कहाँ से मिलेगी? तो कोर्ट अपने आप में इंक्वायरी करते करते पहुंच गया कि आर्टिकल 245 में पावर मिल रही है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पर उन्होंने देखा कि आर्टिकल 245 तो खुद ही सब्जेक्शन क्लॉज से शुरू होता है, जो ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तब आर्टिकल 245 ऑपरेट करेगा। और तो जब आर्टिकल 245 को बाकी प्रोविजंस देखने पड़ेंगे, मतलब आर्टिकल 13 भी देखना पड़ेगा उसमें, तो जब वो देखना पड़ेगा तो इट मीन्स इट इज अ inferior law. Law of amendment is an inferior law because it is deriving power from a law which in itself is a subjection clause. समझ में आई चीज? तो बस इतना सा है। तो इसलिए ये सब चीजें फर्स्ट एंड 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब फिर से गवर्नमेंट के मतलब अगेंस्ट चली गई चीज, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करना शुरू करा कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट करी। 24th अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ाया था इन आर्टिकल 368 वाली वीडियो में। मैंने बताया था कि वहां पे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने पावर वर्ड ऐड कर दिया था, पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लिखा था हेडिंग में। फिर क्लॉज 1 भी ऐड कर दिया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्लॉज 3 ऐड कर दिया था 368 में, और आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड कर दिया था। ये सब चीजें उन्होंने चेंज करी थी 24th अमेंडमेंट में, ठीक है। और ये जो क्लॉज 368 में क्लॉज 3 ऐड करा और आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड करा, ये सिर्फ इसलिए था ताकि मतलब कोई एक लिमिट ना रह जाए अमेंड करने की। बेसिकली लेजिस्लेचर जो था, गवर्नमेंट जो थी, वो एक बहुत ऊपर जाना चाह रही थी किसी भी चीज़ों से, वो किसी भी चीज़ में लिमिट नहीं करना चाह रही थी, और वो अपने आप को बिल्कुल एक अनरूली हॉर्स की तरह भाग रही थी कि भाई पागलों की तरह, कि नहीं मेरे को पूरी एक्सट्रीम पावर चाहिए, अथॉरिटेरियन रिजाइम जैसा मतलब फील कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने ये 2 क्लॉज ऐड कर दिए। वहाँ 13(4) में लिख दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द अमेंडमेंट डन इन 368, और वहाँ पे भी लिख दिया आर्टिकल 368 में कि नथिंग इन दिस आर्टिकल विल अफेक्ट एनी ऑफ द थिंग्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 13। दोनों में वो क्लॉज ऐड कर दिए, ठीक है। 25th से इन्होंने क्या करा, 31C को ऐड कर दिया, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C में कुछ भी नहीं था। उन्होंने आर्टिकल 31C में था कि अगर कोई भी अमेंडमेंट करोगे फॉर द पर्पसेस ऑफ 39 आर्टिकल 39B एंड C को, तो वो वॉलेटिव नहीं होगी आर्टिकल 14 और 19 का। ये 31C एक और आर्टिकल ऐड कर दिया। एक 29th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या करा कि कुछ और लैंड रिफॉर्म्स जो थे, जैसे 17th अमेंडमेंट में डाले थे, वैसे ही और लॉज डाल दिए। अब जो हम यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ये हुआ, क्या हो रहा है। जब तक गवर्नमेंट के फेवर में चीज़ें तब तक ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के फेवर से बाहर जाती है तो क्या है, गवर्नमेंट जल्दी से एक अमेंडमेंट ला के रख देती है, ठीक है। तो एक मतलब आप बोलोगे विरोधाभास, एक लड़ाई चली रही है दोनों में, ठीक है। अब क्या है, अब लैंडमार्क केस आता है, इससे ऊपर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई केस नहीं है। ये केस इतना बड़ा इवोल्यूशन लेके आता है इन द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कि अभी आप आगे देखोगे कि कहाँ तक आपको लेके जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, 24 अप्रैल को आया था ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है। 13 जजेस बेंच था ये। मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ, केशवानंद भारती पे। सो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 13 जजेस बेंच 1973। मैंने आपको बताया ये 13 जजेस बेंच क्यों है, सोचना इस पे थोड़ा। ये इसलिए 13 जजेस बेंच है क्योंकि अगर आपको अभी तक आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोलकनाथ जो था वो 11 जजेस बेंच था, तो उसको ओवर रूल करना था इन्होंने, और उसके जो प्रिंसिपल जो उसमें लेट डाउन हुए थे उनको अब चैलेंज करा गया था। तो बेसिकली हमें उससे बड़ा बेंच चाहिए था, 13 जजेस बेंच इसलिए था केशवानंद भारती। और ये आज तक का हिस्टोरिक बेंच है, इससे मतलब इससे ऊपर बेंच आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट में बैठा नहीं है। ऐसा नहीं है बैठ नहीं सकता है, वो कुछ भी बैठ सकता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो सुप्रीम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे
इन्होंने सबसे पहले तो ये बोल दिया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो आर्टिकल 368 में है। ऑब्वियसली वो पावर वो नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी। ये चीज़ मैंने आपको 368 पढ़ाते वक्त भी बताई थी कि वहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो वर्ड है वो आर्टिकल 368 में जो लिखा हुआ है वो इतना वाइड नहीं है जितना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास था। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, आर्टिकल 368 में। ठीक है, इसलिए ये पावर ऑब्वियसली सुपीरियर है टू एनी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, और जब सुपीरियर है तो इट कम्स आउट फ्रॉम द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13 इट मीन्स, फिर से वापस जाओ तो राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी कर्टेल्ड। समझ में आया चीज? पर दिस केस इज नॉट लिमिटेड टू right to property only. It has given us the doctrine of basic structure. It has introduced the doctrine of basic structure to our country. तो आगे अब इसमें क्या हुआ, जो इन्होंने जो बोला कि अमेंडिंग पावर जो है वो सुपीरियर पावर है, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ बोला गया था पहले ही? वो पहले ही शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में यही बोला गया था। ये तो गोलकनाथ में हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और आप गलत बोल रहे हो। तो गोलकनाथ ने ओवर रूल किया था शंकरी और सज्जन सिंह को। तो अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भाई इसमें एक इशू ये भी उठा कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने 31A डाला था, 31B, 31C ये सब चीज़ें डाली थी, तो क्या हम इन चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं? क्या हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं? तो या हम कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि भाई तुम कुछ भी अमेंड कर सकते हो, तुम फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकते हो, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है अंडर द अमेंडमेंट लॉ आर्टिकल 368, पर तुम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करोगे। अब उन्होंने बोला कि भाई ये जो हम बेसिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ये होता क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने ना एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अगर हम उसको हटा दें तो उससे, मैंने आपको बताया था द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रमोट फ्रैटर्निटी, ठीक है, और यूनिटी इंटीग्रिटी जो हमारे नेशन की है वो एकदम साथ रहनी चाहिए। टू सिक्योर ऑल दीज प्रिंसिपल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया है। तो अगर इन चीज़ों को, अगर कोई भी चीज़ है, अगर मैं उसको हटा दे रहा हूँ और ये चीज़ें भी हट जा रही हैं तो वो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं तो आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 सोशलिज्म की बात करता है, आर्टिकल 25 सेकुलरिज्म की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में अगर मैं कोई चीज़ अमेंड कर रहा हूँ जो कि फंडामेंटल राइट है, तो वो चीज़ अमेंड मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी रिपील कर सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें तब तक वैलिड हैं, तब तक अमेंडमेंट वैलिड है जब तक वो सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट को ना हटा दे। जैसे ही उसने उस चीज़ को छेड़ा, उसके कॉन्सेप्ट को छेड़ा, सेक्युलरिज्म को, वो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी और वो बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल करेगी। ठीक है, ये हो गया। टेस्ट मैंने आपको बता दिया। टेस्ट क्या था कि भाई कोई भी ऐसी चीज़, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ्रेटर्निटी को डिफीट कर दे या यूनिटी और इंटीग्रिटी को, हमारे नेशन की को डिफीट कर दे, वो चीज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हमने उसको हटा दिया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर जाएगा। वो कोलैप्स क्यों करेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉन आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है, ये हो गया नॉन आर्बिट्रेरीनेस हो गया, फिर रीजनेबलनेस हो गया, फिर सोशलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक को निकालोगे ना तो तीन चीज़ें और निकल जाएंगी और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर जाएगा। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर गया तो हम एज एन इंडिविजुअल कोलैप्स कर जाएंगे, बिकॉज वी हैड गिवन आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको बताया था प्रीएम्बल की क्लास में भी।
ठीक है। तो कोर्ट ने इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसमें और बहुत चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में लाए थे, बट दिस वीडियो, फॉर दिस बेसिक स्ट्रक्चर वीडियो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, दिस इज दी ओनली रेलिवेंट पार्ट, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही आपको बताया है। और भी इसमें बहुत ही इलेबोरेटिव डिस्कशन हुए थे अलग अलग चीज़ों पे, पर हमें अभी इतना ही डील करना है बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ रेलिवेंट होगी मैं आगे क्लासेस में बताता ही जाऊँगा। तो इन्होंने क्या करा, गोलकनाथ जजमेंट को ओवररूल कर दिया कि गोलकनाथ में जो भी लिखा था कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, आप इन्होंने ओवररूल ही कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट केस आया, और वो बहुत टाइम बाद आया, वो जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई। बीच में और भी केसेस आते रहे हैं, पर एक केस है एम नागराज, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर की अहमियत को समझाया कि होता क्या है। सो एम नागराज केस आया इन 2006। प्राइमरीली इट डील्स विद द रिजर्वेशन एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में डील करता है, पर इसमें कुछ चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर को लेके बोली गई। इन्होंने बोला कि भाई देयर आर सम इक्विवोकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग आइडेंटिटी कन्वर्ट कर देते हैं। वो दिखते नहीं है हमें, वो बिल्कुल अनएम्बिगुअस से हैं, अपरेंट नहीं है वो बिल्कुल एक टेक्स्ट के पीछे छुपे हुए हैं, और वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कट अक्रॉस करते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में वो जाते हैं, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह आपको मिलेगा। तो वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको आप किसी भी हालत में वायलेट नहीं कर सकते। तो और दूसरी चीज इन्होंने दी एसेंस ऑफ राइट टेस्ट। इन्होंने बोला कि जब भी आपको ये देखना हो कि भाई कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है कि नहीं कर रही, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो उसके जो भी आर्टिकल है, जो भी, जैसे मैंने आपको सेकुलरिज्म का एग्जांपल दिया था केशव भारती में, तो वही चीज़ है कि अगर मैं एसेंस ही हटा दूंगा उस आर्टिकल की, अगर मैं 25 की एसेंस हटा दूंगा, अगर मैं 14 से सोशलिज्म ही हटा दूं एज अ कॉन्सेप्ट, तो 14 कुछ भी नहीं है। 14 को आप अमेंड कर लो, कुछ कर लो, कुछ भी करो, पर जैसे ही आपने उससे सोशलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट हटाया, आप बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म कर रहे हो। और जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म कर रहे हो, एक भी प्रिंसिपल को हार्म करोगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स हो जाएगा। तो ये एम नागराज में बताया गया, एसेंस ऑफ राइट टेस्ट दिया गया, और उन्होंने बोला कि देर आर सम प्रिंसिपल विच आर इक्विवोकल इन नेचर, ठीक है, जो कि सामने नहीं दिखते, वो छुपे हुए हैं कहीं पे, हिडन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ लिविंग आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि आप सोचोगे कि एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक हर एक आर्टिकल के पीछे कॉन्सेप्ट है, जैसे ही वो वायलेट हो जाता है, और वो इतना असेंशियल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो फ्रैटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इन चीज़ों को अगर वायलेट करता है, तो वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। ठीक है। अब अगला केस है आई आर कोयलो। आई आर कोयलो आया इन 2007। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि ये 9 शेड्यूल जो है उसके बारे में बात करी गई है कि क्या हम 9 शेड्यूल को क्या कभी अमेंड नहीं कर सकते, क्या हम उसको छेड़ ही नहीं सकते क्या, क्योंकि इट सेज, क्योंकि वो आर्टिकल बोलता है दैट इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो 31B बोलता है, तो क्या हम ये कर ही नहीं सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि चलो तुमने लॉ बनाया और यू पुट दैट लॉ इन 9 शेड्यूल, बट the amendment by which that law has been brought to this constitution can be challenged if it is violative of basic structure of the constitution। ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि भाई 9 शेड्यूल को तुमने लिखा है कि जुडिशियल प्रीव्यू में ला सकते, पर उस अमेंडमेंट को ला सकते हो जिससे तुम वो लॉ लाए हो, और जिसकी वजह से हुआ क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर हुआ है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर उस अमेंडमेंट से हैम्पर हुआ है, तो वो वायलेटिव है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जैसे ही हैम्पर करेगा, आपको, आप उसको चैलेंज कर सकते हो, चाहे वो 9 शेड्यूल में ही क्यों ना हो। बस यहाँ तक है। ठीक है।
बाकी अब समरी क्या है पूरी थ्योरी की? पूरी थ्योरी की समरी ये है कि एक कुछ आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनको सिक्योर करने के लिए क्या हो रहा है, हमें आर्टिकल 19 को कर्टेल करना पड़ रहा है। हम आर्टिकल 19 को क्यों कर्टेल कर रहे हैं? बिकॉज इट कंटेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एंड वी हैव टू सिक्योर सम DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, which if we want to deal with them, then we have to deal with right to property. So अब हुआ क्या कि हमने भाई राइट टू प्रॉपर्टी से डील करा और हमने उसको कर्टेल करना शुरू कर दिया, तो भाई लोग जो है वो जाने लगे कि हाँ भाई आप फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी आप कैसे छेड़ सकते हो। फिर केसेस आना शुरू हुए, ऐसे ऐसे बात हुई कि आप क्या छीन सकते हो और क्या नहीं छीन सकते हो। तो ये पूरी थ्योरी बेसिक स्ट्रक्चर की इसी पे है कि क्या आप चीज़ अमेंड कर सकते हो कि जिससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती में भी बोला गया था कि हम कोई यार लिस्ट नहीं दे सकते आपको कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये नहीं है, तो क्योंकि ये एक एग्जॉस्टिव चीज़ ही नहीं है, ये हर चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है एंड इट इज हैम्परिंग द फ्रैटर्निटी एज अ गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टीमेट गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या होगा, वो वायलेटिव होगा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के। मैंने आपको एक घर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर हम घर से किचन हटा देंगे तो इट विल हैम्पर योर हाउस, वो आपको घर को दिक्कत करेगा। तो जब कोई चीज़ दिक्कत कर रही है तो वो प्रॉब्लम है। समझ में आया आपको चीज़? तो बस यही बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है, इतना इजी टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। 2 पार्ट में इसलिए करा था क्योंकि यार बहुत लंबा था और एक पार्ट में घुसा देता तो शायद आपके ऊपर से चला जाता, तो मुझे लगा कि ऐसे करना अच्छा है, तो मैंने इसलिए करा। बाकी ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर से वही बात कि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। मैंने बहुत आसान बनाया है इस थ्योरी को यार, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।